गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि तुम सब अपने अपने घरों पे मज़े से हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, अपना ध्यान भी रख रहे हो और जो चैप्टर्स हमने ऑलरेडी ख़त्म कर चुका है वो सब तुम लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हो। हम जो चैप्टर हमने शुरू किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उस चैप्टर का आज दूसरा लेक्चर लेके आया हूँ। जहाँ तक हमने ख़त्म कर लिया है वहाँ से आज हम कंटिन्यू करेंगे। हम तो उस दिन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखे थे, परपेंडिकुलर टू द ईच अदर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड रहता है, दो फील्ड। आज इसका और फर्दर हम एनालिसिस करेंगे। तो उनके पीछे जो पायोनियर थे, कौन थे पायोनियर? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। ठीक है, वो मैक्सवेल का जो 4 इक्वेशन मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में दिया था, आज हम उसका आलोचना करेंगे। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मैक्सवेल्स इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा मैक्सवेल इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दिए थे, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दिए थे। वो 4 इक्वेशन कौन कौन है, क्या क्या है? मैक्सवेल ने 4 साइंटिस्टों को लिया था। ये 4 साइंटिस्टों को लेकर उन्होंने ये सारे इक्वेशंस दिए थे। तो चलो, फर्स्ट इक्वेशन है मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ E dot ds is equals to 1 by epsilon naught into q। ये कौन सा इक्वेशन है? इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम जानते हैं कौन सा इक्वेशन है। गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, V dot ds is equals to 0। Gauss's law in magnetism। ठीक है, ये B हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड ओवर एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नंबर 3, E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई ई बाई dt। अब ये कौन सा लॉ है? ये भी हम जानते हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। Faraday's law of electromagnetic induction। ठीक है, और चौथा लॉ है इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ V dot dl is equals to mu naught ब्रैकेट I प्लस ID। अब ये कौन सा लॉ है? ये तो है वो जो मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, जो मैक्सवेल ने कहा था कि आपके इक्वेशन पे एक टर्म मिसिंग है। कौन सा टर्म मिसिंग है? ये ID वाला टर्म। और इस ID का नाम क्या है? पढ़ेंगे नहीं क्योंकि सिलेबस से निकाल दिया है। ID का नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट। ये है एम्पियर हाइफन मैक्सवेल, दोनों ने दिया था, एम्पियर मैक्सवेल लॉ। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाइड करके भी लिख सकते हैं, और इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ V डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू I प्लस ID का वैल्यू बिठा दो। ID का वैल्यू क्या हो जाएगा? ID का वैल्यू हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई बाई dt।
ठीक है, तो ये चार हमारा मैक्सवेल इक्वेशन है। ये आईडी का वैल्यू है। आईडी का वैल्यू कितना बिठाया हम, एप्सिलॉन नॉट। जानने की हमको कोई जरूरत नहीं क्योंकि सिलेबस से निकाल दिया गया है, तो सिर्फ हम नाम जानेंगे और सिर्फ एक्सप्रेशन जानेंगे। तो दीज फोर आर द मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अगर तुम लोगों को क्वेश्चन आए राइट द मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तभी हमको ये चारों इक्वेशन पुट करना होगा, ये चारों इक्वेशन हमको लिखना होगा। ठीक है, अगर हम ये पूरा इक्वेशन, पूरा का पूरा इक्वेशन अगर करेक्टली लिख लिए तभी जाके हमको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है तो 4 नंबर इक्वेशन पे तुम लोग ये लिख लेना, इसकी लिखने की कोई जरूरत नहीं, ये लिख लेना। 4 नंबर इक्वेशन पे ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये लिख लेना। ठीक है, समझ में आया? चलो उतार लो फटाफट। ये मैक्सवेल का 4 इक्वेशन है। कौन कौन से इक्वेशन है? फर्स्ट इक्वेशन है हमारा गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, अलग अलग तरह से समझाने की कोई जरूरत नहीं है। लाइन इंटीग्रल, सॉरी, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। यही था हमारा गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, उसके बाद हमारा गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म, उसके बाद हमारा फैराडेज लॉ ऑफ ईएम इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और आखिर का लास्ट वाला जो मैक्सवेल ने मॉडिफाइड करके एम्पियर को दिया था, क्या दिया था? सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट उन्होंने लगाया था और यही डिस्प्लेसमेंट करंट को बिठा के ये 4 इक्वेशन आ गया हमारा मैक्सवेल का इक्वेशन, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए उन्होंने ये दिया था। उतार लो फटाफट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हर एक एग्जाम में। देखो, इस चैप्टर से उतना ज्यादा कोई भयंकर मार्क्स नहीं है, उतना ज्यादा कोई मतलब बहुत ज्यादा मार्क्स है इस चैप्टर से, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ 3 मार्क है इस चैप्टर से, लेकिन इस 3 मार्क के लिए हमको तो पढ़ाई तो करना पड़ेगा। 1 मार्क भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये 3 मार्क भी तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही है, तो इस 3 मार्क के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मैक्सवेल का ये 4 इक्वेशन अगर क्वेश्चन पे आया, दे राइट द 4 मैक्सवेल इक्वेशंस, राइट द मैक्सवेल इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तभी हमको ये चारों इक्वेशन लिखना होगा। समझ में आया? उतार लो फटाफट। ओके, नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक्सप्रेशन क्या रहेगा? वैसे तो मैक्सवेल ने कहा था कि ये साइनसोइडल वेरिएशन है, तो साइन में ही इक्वेशन रहेगा, लेकिन वेव का इक्वेशन कैसा आता है ये हम देखेंगे। ठीक है, पहले एक हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ड्रॉ करेंगे कल की तरह, उसके बाद हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, और ये हमारा जेड एक्सिस। ओके, अब दोनों वेव म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहता है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड V0। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं हम। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑब्लिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। फटाफट ये डायग्राम ड्रॉ कर लो।
ओके, अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा y डायरेक्शन पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आएगा ई वाई, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमारा E0 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अभी के क्या है मैं बता रहा हूं, के इज कॉल्ड प्रोपागेशन कांस्टेंट, के इज कॉल्ड प्रोपागेशन कांस्टेंट, ये हर एक वेव के लिए रहता है, के इज कॉल्ड प्रोपागेशन कांस्टेंट, और इसका वैल्यू 1/μ0 इंटू E0 इंटू B0, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं k इज इक्वल्स टू 2π/λ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा y डायरेक्शन पे है, तो ई वाई इज इक्वल्स टू E0 साइन प्रोपागेशन कांस्टेंट, प्रोपागेशन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन पे प्रोपागेट हो रहा है, x डायरेक्शन पे प्रोपागेट हो रहा है, तो प्रोपागेशन कांस्टेंट k इंटू x डायरेक्शन का x माइनस ओमेगा टी। एक्चुअली एनी वेव इक्वेशन हम साइन अगर लगे तो I इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी हमने अल्टरनेटिंग करंट पे देखा था, तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा y डायरेक्शन पे है, तो ई वाई इज इक्वल्स टू E0 साइन के हमारा प्रोपागेशन कांस्टेंट कौन से डायरेक्शन पे, x डायरेक्शन पे, तो E0 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाइड करके भी लिख सकते हैं, ई वाई इज इक्वल्स टू E0 साइन 2π/λ इंटू x माइनस टी। ठीक है, सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड हमारे कौन से डायरेक्शन पे है, z डायरेक्शन पे है, तो BZ इक्वल्स टू B0 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और BZ इक्वल्स टू B0 साइन 2π/λ x माइनस टी। ठीक है, ये सारे हमारे वेव इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ठीक है, अच्छा, फटाफट उतार लो। हो यार, के तो हम लिख दे, हाँ, के इज इक्वल्स टू प्रोपागेशन कांस्टेंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे y डायरेक्शन पे, तो प्रोपागेशन कांस्टेंट हमारे x डायरेक्शन पे रहेगा। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड हमारे z डायरेक्शन पे है, लेकिन प्रोपागेशन कांस्टेंट हमारे x डायरेक्शन पे है, इसीलिए हमने k के साथ x को बिठाया। समझ में आया? ठीक है, अभी हम देखेंगे जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने क्या क्या ऑब्जर्व किया था। ऑब्जर्वेशन मेड बाय जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। क्या क्या ऑब्जर्वेशन मैक्सवेल ने किया था? ऑब्जर्वेशंस made by James Clerk मैक्सवेल। क्या क्या ऑब्जर्व किया था उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए? फटाफट हेडिंग डालो। अच्छा, तो पहला ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया था कि ये तो हम पहले भी देख चुके, फिर से थोड़ा सा एनालिसिस कर रहा हूं। उन्होंने पहला ऑब्जर्वेशन क्या किया था कि बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या रहता है, परपेंडिकुलर टू ईच रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे वाई डायरेक्शन पे और मैग्नेटिक फील्ड हमारे जेड डायरेक्शन पे। ठीक है, तो बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन,
both electric field and magnetic field are mutually perpendicular to each other as well as perpendicular to the direction of wave propagation. ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ वेव प्रोपागेशन के साथ ये भी परपेंडिकुलर है, दोनों फील्ड भी हमारे परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन. ठीक है. नंबर टू ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या मेड किया था कि वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव c इज इक्वल टू, जो कि लाइट के स्पीड से, रोशनी के स्पीड से मूव करता है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. ये भी हम जानते हैं. ठीक है. नंबर थ्री c इज इक्वल टू E बाई बी. E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, B यानी मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. अगर इन दोनों एम्पलीट्यूड का अगर हम रेशियो निकालें तो दोनों एम्पलीट्यूड का रेशियो भी एक कांस्टेंट है जो कि हम c यानी लाइट की वेलोसिटी के समान है. इज ए डेफिनिट रेशियो, कोई इंडेफिनिट नहीं है, ये एक फिक्स्ड रेशियो है, डेफिनिट रेशियो है. इज ए डेफिनिट रेशियो. ठीक है. नंबर 4, देयर इज no phase difference between both electric field and magnetic field. That is phase difference between both the fields becomes zero. ठीक है. दोनों फील्ड के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम फेज में चल रहा है, यानी दोनों का फेज डिफरेंस क्या है, हमारा जीरो है. ठीक है. ये था हमारा चौथा ऑब्जर्वेशन. फटाफट उतार लो, उसके बाद हम बाकी ऑब्जर्वेशन के बारे में आलोचना करेंगे. ओके. अच्छा, लास्ट वाला ऑब्जर्वेशन क्या था? नंबर 5, लास्ट ऑब्जर्वेशन, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज. एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज is the source of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. उन्होंने देखा था अगर चार्ज एक्सेलरेट करे, यानी चार्ज पागल हो गया, अभी चार्ज पागल हो गया, तो अगर चार्ज एक्सेलरेट करे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स जनरेट होता है. ठीक है. देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़े थे, हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज रहता है रेस्ट पे, कोई मूवमेंट नहीं. फिर आया करंट इलेक्ट्रिसिटी.
करंट इलेक्ट्रिसिटी पे करंट वेलोसिटी से मूव करता है, स्पीड से मूव करता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे चार्ज पागल हो जाता है, यानी चार्ज एक्सेलरेट करता रहता है। अगर चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज अगर एक्सेलरेट किया तो जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स जनरेट होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर में बेसिकली, इस चैप्टर में चार्ज क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। वेलोसिटी है तो अगर वेलोसिटी रहेगा तो एक्सेलरेशन ऑब्वियसली रहेगा, और चार्ज में एक्सेलरेशन आ गया तो ये ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स जनरेट करेगा। उतार लो फटाफट। ओके, नेक्स्ट, ये जो बात उन्होंने बोली, ये जो बात क्लार्क मैक्सवेल ने बोला है, इस बात को प्रूव किया एक यंग साइंटिस्ट ने, जिसका सिंबल हम यूज करते हैं, जो भी एक फिजिसिस्ट है जिसका सिंबल हम यूज करते हैं, इनका नाम है हर्ट्ज। हार्ट नहीं, दिल नहीं, हर्ट्ज, HERTZ। तो अभी हम पढ़ेंगे हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट यानी हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट इज द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हर्ट्ज ने एक आर्टिफिशियली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोड्यूस किया था। कैसे किया था? उन्होंने चार्ज का एक्सेलरेशन देकर, हाई पोटेंशियल डिफरेंस का यूज करके उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स जनरेट किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट किया था। कैसे? अभी हम देखेंगे। पहले ये हेडिंग उतारो, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया था। 2 लार्ज एरिया वाला मेटल शीट लिया था, ऐसे स्क्वायर शीट। ठीक है, दोनों का नाम दिया A B। फिर इन दोनों को थिक कॉपर वायर से जोड़ दिया, बहुत ही मोटा। एक्चुअली ये जो मेटल प्लेट है, अगर हम इसका कंस्ट्रक्शन देखें, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट का सेटअप का कंस्ट्रक्शन, सिंपल अगर हम कंस्ट्रक्शन देखें तो फर्स्ट 2 लार्ज स्क्वायर शेप शीट, मेटल शीट, स्क्वायर शेप मेटल शीट A, B, made with either कॉपर और जिंक, कॉपर अथवा जिंक के कोटिंग से बना हुआ, जिंक से बना हुआ 2 लार्ज मेटल शीट उन्होंने लिया। ठीक है, ये हम बेसिक आलोचना कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में तुम जब लिखोगे तब तुम थोड़ा सा लैंग्वेज को मॉडिफाइड करके लिखना। तो कंस्ट्रक्शन में उन्होंने फर्स्ट का यूज किया, 2 लार्ज मेटल शीट यूज किया, जो कि आइदर कॉपर भी हो सकता है, जिंक भी हो सकता है। ठीक है, आइदर कॉपर लिया और जिंक लिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि दोनों शीट को थिक कॉपर वायर से जोड़ दिया। दोनों शीट को 2 थिक कॉपर वायर से जोड़ दिया। नंबर 2, कंस्ट्रक्शन पे नंबर 2, थिक कॉपर वायर। ठीक है, और ये जो 2 है, ये जो 2 गोलाकार जो मैंने दिया है, ये जो 2 गोलाकार जो मैंने दिया है, ये बहुत ही बड़े बड़े 2 स्पीयर है, बहुत ही बड़े बड़े 2 स्पीयर है।
S1 और S2। ठीक है, ये बहुत ही हाई पॉलिस्ड है। नंबर 3, हाईली पॉलिस्ड मेटल स्फीयर्स। ठीक है, यानी उन्होंने पहले क्या किया, 2 लार्ज मेटल प्लेट लिया, कॉपर अथवा जिंक का, फिर उन्होंने कॉपर और जिंक को 2 लार्ज थिक कॉपर वायर से जोड़ दिया, और उसके एंड को हाईली पॉलिश्ड स्पीयर बॉल से उन्होंने कनेक्टेड कर दिया। ठीक है, अच्छा, फिर ये दो स्फीयर को उन्होंने एक इंडक्शन कॉइल से जोड़ दिया। इंडक्शन कॉइल, ठीक है। नंबर 4, स्फीयर्स आर कनेक्टेड high voltage producer इंडक्शन कॉइल। यानी इंडक्शन कॉइल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि बहुत ही हाई वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ वोल्टेज प्रोड्यूस। ठीक है, तो ये इंडक्शन कॉइल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो उन्होंने ये दोनों स्फीयर को एक इंडक्शन कॉइल से जोड़ दिया। इंडक्शन कॉइल क्या है, हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकता है। ओके, अच्छा, तो उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या किया, अभी इंडक्शन कॉइल तो हाई वोल्टेज अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस कर रहा है, जिसके वजह से S1 और S2 के बीच में इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट हुआ। ठीक है, उन्होंने ऑब्जर्व किया ड्यू टू हाई वोल्टेज प्रोड्यूस बाय द इंडक्शन कॉइल, ड्यू टू high voltage produced by the induction coil, a spark क्यों जनरेट हुआ, क्योंकि इंडक्शन कॉइल तो हाई वोल्टेज जनरेट कर रहा है, जिसके वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। हाई वोल्टेज मींस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, तो इसमें एक इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट हुआ। इंडक्शन कॉइल एंड इलेक्ट्रिक स्पार्क, और स्पार्क विल जनरेटेड ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। and electromagnetic wave be generated which will propagated through air, which will propagated through air। ठीक है, इसी इलेक्ट्रिक स्पार्क की वजह से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हुआ जो कि एयर के थ्रू प्रोपगेट होने लगा। ठीक है, इसी तरह से हार्ट्स ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जनरेशन किया था, जिसका सोर्स था इंडक्शन कॉइल। अब इंडक्शन कॉइल का उन्होंने क्या किया, इंडक्शन कॉइल से हाई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, जिसकी वजह से S1 और S2 स्फीयर के बीच में एक
स्पार्क जनरेट हुआ और उसी स्पार्क की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जनरेशन हुआ। ठीक है, अभी देखो ये जो दोनों लार्ज मेटल स्फीयर है ना, ये जो दोनों लार्ज ये जो स्क्वायर प्लेट है, इसको हम एक कैपेसिटर की तरह एज्यूम कर सकते हैं। कैपेसिटर का भी दो प्लेट्स रहता है ना, जिसका एरिया रहता है स्क्वायर शेप वाला। तो इसको देखो, इसको उन्होंने एज्यूम किया कि ये ए और बी दोनों कैपेसिटर का दोनों प्लेट है। एज्यूम किया कैपेसिटर की तरह, कैपेसिटर की दो प्लेट्स की तरह उन्होंने एज्यूम किया, जिसका कैपेसिटेंस है सी। ही विल एज्यूम हार्ड। अच्छा यहां तक उतार लो, यहां तक उतार लो। उतार लिया, चलो। तो ही विल एज्यूम दैट, उन्होंने एज्यूम किया, ही विल एज्यूम दैट द प्लेट्स A and B behaves as a capacitor having capacitance C, having capacitance C। और ये जो थिक वायर है, ये जो थिक वायर है, and the thick wire behaves as an inductor of inductance L। ठीक है, उन्होंने एज्यूम किया ये जो दो प्लेट्स है, वो प्लेट्स एक कैपेसिटर का दो प्लेट्स की तरह बिहेव करता है। ये जो थिक वायर है, ये इंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। तो अगर एल और सी हमको मिल गया तो एज्यूम फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, उनके हिसाब से एज्यूम फ्रीक्वेंसी जो कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, जो तो हम जानते हैं एज्यूम फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल्स टू 1/2/√LC। उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यही फ्रीक्वेंसी बोला था। उतार लो यहां तक। तो स्टूडेंट्स, यही था हार्ट्स का एक्सपेरिमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कैसे उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जनरेशन किया, कैसे उन्होंने एज्यूम किया, कैसे उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्रीक्वेंसी निकाला। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट उनके लिए भी था, मैक्सवेल के लिए भी था और हार्ट्स के लिए भी था, क्योंकि यही से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होता है ये उन्होंने दिखाया था। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ तक ही समाप्त करते हैं। सिर्फ हमारा एक और लेक्चर या 2 लेक्चर रह गया है, तो हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।